हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आज हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट के पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे जो कि रूल 26 से बना होता है। दैट मीन कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 26 रूल को पढ़ना होता है, जिसमें से आज हम लोग 10 रूल को जानेंगे और उस रूल के अंदर कौन सा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया गया है उसे भी समझेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि वीडियो के लास्ट तक बने रहे, जिसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन को भी करेंगे जो कि प्रीवियस आए हुए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन है। और साथ ही साथ इस रूल को इतने अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि सारे क्वेश्चन के आंसर को आप बहुत ही ईजिली कर पाओगे और इससे मार्क्स भी जो होगा वो परमानेंट होगा। और साथ ही साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप बहुत ही इजी वे में समझ सकेंगे कि कैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को बनाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है और एग्रीमेंट का क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो सकता है। और जब हम लोग सब्जेक्ट को वर्ब के साथ कंबाइंड करते हैं तब वो कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 26 रूल से बना है, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग 10 रूल को बहुत ही अच्छे से जानेंगे। और ये बेसिक रूल है जिससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और आज कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। और वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। तो बहुत ही ध्यान से उन सारे क्वेश्चन को समझना है और बनाना है और लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। और हो सके तो उन सारे क्वेश्चन को आप नोट भी कर ले, बिकॉज वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। वो सारे क्वेश्चन जो है वो आए हुए क्वेश्चन है। तो वीडियो में आज हम लोग सबसे पहले समझते हैं रूल कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वो कौन से बेसिक रूल है जिनसे ये जो है वो आसानी से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं रूल नंबर 1, जो कि लिखा है सिंगुलर नाउन विथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन विथ प्लूरल वर्ब। सिंगुलर नाउन जो कि बिना एस या ईएस के बना होता है और सिंगुलर वर्ब जो एस ईएस के साथ बना होता है। प्लूरल नाउन जो एस ईएस के साथ बनता है और प्लूरल वर्ब जो कि विदाउट एस या ईएस के बनता है। तो यहाँ पे आपको ट्रिक लगाना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। दैट मीन कि जब नाउन जो है वो बिना एस या ईएस के बने तो आपको वर्ब एस और ईएस के साथ लेना है, और जब नाउन एस और ईएस के साथ बने तो वर्ब आपको विदाउट एस या ईएस के लेना है। V5 एस या ईएस के साथ बने हुए वर्ब को कहते हैं, और V1 मेन वर्ब होता है जो विदाउट एस और ईएस के बनता है। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, जैसे काव गोज, तो हम देख पा रहे हैं कि काव जो है वो बिना एस या ईएस के है, बट वर्ब जो है वो एस ईएस के साथ यूज हुआ। दैट मीन कि काव सिंगुलर में है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। बट जब काव प्लूरल में है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यानी कि मेन वर्ब को यूज हुआ। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल में, जो कि रूल नंबर 2 है। यहाँ पे जब सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के माध्यम से दूसरे सिंगुलर सब्जेक्ट से जुड़ता है तो वो बनाता है प्लूरल, और उसके साथ हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब। बट यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट जो एंड के माध्यम से जुड़ता है वो यदि सेम मीनिंग दे रहा हो, दैट मीन कि दोनों यदि इडेबल आइटम हो जैसे ब्रेड एंड बटर, दोनों यदि सेम मीनिंग दे रहा हो जैसे टाइम एंड टाइड, तो इस केस में इसे हम लोग सिंगुलर ही लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रिकली ये याद रखना है कि जब दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ एंड के माध्यम से मिल रहे हो और सेम मीनिंग ना दे रहे हो तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है, अदरवाइज उसमें आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जैसे कि एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पर लिया है, राम एंड मोहन डैश मैंगोज। अब हम क्या देख रहे हैं कि राम एंड मोहन जो कि अलग अलग पर्सन है और यहाँ पे ये एंड के माध्यम से जुड़ रहे हैं, दैट मीन कि ये प्लूरल फॉर्म को बना रहे हैं। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया, तो प्लूरल वर्ब इट जो कि मेन वर्ब है V1 है और उसको हमने यहाँ पे यूज किया।
नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर। अब यहाँ पे क्या है कि ब्रेड एंड बटर दोनों ही एडेबल आइटम है, दैट मीन कि दोनों सेम मीनिंग को दे रहा है और एंड के साथ जुड़ भी रहा है। तो इस केस में इसे हमें एज यूजुअल सिंगुलर ही लेना है और यहाँ पे इज लगाना है। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम का आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान भी रखना है कि ब्रेड एंड बटर जब साथ में आए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज यूज होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 3, जो क्या कहता है कि जब नाउन प्रीपोजिशन के साथ जुड़े, वो प्रीपोजिशन कोई भी हो सकता है, ऑफ हो सकता है, इन हो सकता है, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन हो सकता है, तो जब भी नाउन प्रीपोजिशन के साथ जुड़े तो फर्स्ट में आने वाले नाउन को ही हम देखकर वर्ब को फील करते हैं। यदि पहले आने वाला नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा, यदि पहले आने वाला नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने लिया है, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल। अब ऑफ जो कि एक प्रीपोजिशन है, दैट मीन कि इसमें पहले आने वाले नाउन को देखना है जो है द बॉयज, और बॉयज प्लूरल फॉर्म में है, यानी कि हम आगे भी इसमें फील करेंगे प्लूरल वर्ब जो कि आर है। नेक्स्ट दिया है द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ के पहले कंडीशन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। अब बाद में फार्मर्स जो प्लूरल फॉर्म में है, तो हमने बाद के फार्मर्स को जो कि प्लूरल फॉर्म में है नहीं देखना है, हमें देखना है ऑफ प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन को जो है कंडीशन, और इसके अकॉर्डिंग हम सिंगुलर फील करेंगे और यहाँ पे फील हो जाएगा इज। द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इन आवर कंट्री is not good। नेक्स्ट है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला रूल है, बट इसे भी हम लोग बहुत ही इजी वे में समझते हैं। लिखा है इनडेफिनिट नंबर या फिर क्वांटिटी जब भी कोई सेंटेंस शो करे और वो ऑफ के साथ बना हो, तो यहाँ पे ऑफ के बाद आने वाले नाउन को देखना है। तो जैसा कि हम लोगों को पहले भी पता है कि हम कभी भी नाउन के अकॉर्डिंग ही फील करते हैं हेल्पिंग वर्ब को या मेन वर्ब को, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इनडेफिनिट नंबर और क्वांटिटी और नंबर जो कि प्रीपोजिशन या फिर एडजेक्टिव का पार्ट है, तो इस जगह पे हम लोगों को नाउन को देखना है और इस सेंटेंस में आने वाला ओनली वन नाउन होगा जो कि प्रीपोजिशन के बाद होगा। तो यहाँ पे आपको क्या शॉर्ट ट्रिक यूज करना है कि जब भी इनडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी दे तो हम लोगों को नंबर या क्वांटिटी को देखकर फील नहीं करना, बल्कि उसके बाद आने वाले नाउन को देखकर हम लोगों को वर्ब फील करना है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है, प्लेंटी ऑफ एग्स डैश बीन पाउट। अब हम क्या देख रहे हैं कि प्लेंटी जो कि एक क्वांटिटी को शो कर रहा है, दैट मीन कि यहाँ हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग देखते हैं इसके बाद आने वाले नाउन को जो कि है प्लूरल फॉर्म में एग्स, और इसके साथ फील हो जाएगा प्लूरल वर्ब हैव। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं हाफ ऑफ मैंगो। ठीक है, हाफ ऑफ को हम लोगों को देखना ही नहीं है, हम लोगों को क्या देखना है, नाउन। किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को हम फील करते हैं अकॉर्डिंग टू नाउन। तो यहाँ पे नाउन देख रहे हैं मैंगो जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर मैंगो के साथ हमने फील किया सिंगुलर वर्ब को जो कि है इज, और ये सेंटेंस बन गया हाफ ऑफ मैंगो इज रोटन। अब इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि सेंटेंस में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो डायरेक्ट इनडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी नहीं देता, वो उसमें एक एक्सेप्शन लगा कर देता है। और मेनली देखा गया है एग्जाम में कि क्वेश्चन जो है वो एक्सेप्शन रूल से ही ज़्यादा आता है। तो एक्सेप्शन रूल से ज़्यादा आता है, तो आज हम लोग एक्सेप्शन रूल पे ही थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर देकर जानते हैं कि ये कैसे बनता है। तो जब भी क्वांटिटी में ए लगा रहे या द लगा रहे, तो यहाँ पे ए और द को ही नोटिस करना है, क्योंकि जब ए नंबर ऑफ रहता है या फिर अ नंबर ऑफ रहता है तो इसे हम लोग प्लूरल में काउंट करते हैं, यानी बहुत सारे में काउंट करते हैं, और इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। बट यदि द नंबर ऑफ रहता है तो ये एक निश्चित क्वांटिटी को शो करता है, और यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब के साथ इसे बनाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है, तो आपको ये याद रखना है कि यदि अ नंबर ऑफ मिले तो आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है, और यदि द नंबर ऑफ मिले तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। जिसे एग्जाम्पल की हेल्प से और बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है अ नंबर ऑफ बॉयज डैश कम, यानी कि हैव कम। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे बॉयज़ प्लूरल फॉर्म में है, बट उसके साथ आगे हम लोगों को
अ दिख रहा है। अ बोलने का मतलब है कि ये बहुत सारे में काउंट किया जाएगा तो प्लूरल वर्ब हैव फील होगा। बट इसी के नीचे जस्ट देख रहे हैं लिखा है द नंबर ऑफ बॉयज। अब यहाँ पे भी बॉयज प्लूरल फॉर्म में है, तो हम क्या गलती करते हैं बहुत बार कि इसी प्लूरल फॉर्म को देखकर हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब फिल कर देते हैं, बट नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यदि इस बॉयज के साथ आगे द लगा है फिर ये सिंगुलर फॉर्म में चेंज हो जाता है और इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे यूज किया गया है इज। द नंबर ऑफ बॉयज इज कम। और इस तरह से हम लोग जो है ये क्वांटिटी और नंबर के सेंटेंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको भी ध्यान यही रखना है ए और द का। नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 जो है वो VVI है, दैट मीन कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। ये बहुत बार प्रीवियस क्वेश्चन में जो है वो देखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में द परसेंटेज रहे तो आपको इसको सिंगुलर वर्ब के साथ बनाना है, अदरवाइज यदि ओनली प्रेजेंट रहे तो वहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब लेना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, परसेंटेज और प्रेजेंट का। जब परसेंटेज रहे तो आपको सिंगुलर वर्ब लेना है और जब परसेंट रहे तो आपको प्लूरल वर्ब लेना है। इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन्स डैश स्मॉल। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे पर्सन्स है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, बट आगे लिखा है परसेंटेज और हमने पढ़ रखा है कि परसेंटेज रहे तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है, तो यहाँ पे लेंगे इज। नेक्स्ट लिखा है 40% ऑफ द मैंगोज। अब यहाँ पे 40% यानी परसेंटेज ना देकर परसेंट दे रखा है, तो इस केस में आपको लेना है आर। 40% ऑफ द मैंगोज आर रोटेन। अब नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 6, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे क्वेश्चन भी देखा गया है। क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 ऑल्सो दिस क्लासेस, सभी क्लासेस में ये क्वेश्चन जो है वो देखा गया है इस टॉपिक से। तो चलिए जानते हैं इस टॉपिक को कि कैसे इजी वे में बना सकते हैं। तो बस इसके लिए आपको छोटा सा ट्रिक याद रखना है कि यदि कोई भी नाउन जो कलेक्टिव फॉर्म में हो, दैट मीन कि टीम, बैंड, सेट, बंच, फ्लॉक, क्राउड, ग्रुप, इस फॉर्म में हो तो कलेक्टिव नाउन एज यूजुअल हमेशा ही सिंगुलर वर्ब के साथ बनता है। तो आपको बस याद रखना है कि सेंटेंस में यदि कलेक्टिव नाउन दिखे तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल भी लिया गया है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स डैश कम हियर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ प्लेयर्स लिखा है, तो हम क्या गलती करते हैं कि इसी प्लेयर्स को देखकर हम प्लूरल फॉर्म फिल कर देते हैं, बट नहीं, यहाँ पे आपको देखना है कि यदि आगे कलेक्टिव नाउन लगा हुआ है, जैसे टीम है, बैंड है, सेट है, बंच है, फॉक है, क्राउड है, ग्रुप है, यदि इस टाइप से लगा है और इसमें बहुत सारे और भी कलेक्टिव नाउन आते हैं जिनके साथ यदि सेंटेंस बना है तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 7। इस रूल में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं इन सारे वर्ड्स को पर्टिकुलर यूज करके कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जाता। ये सेंटेंस में कब आते हैं, जब सेंटेंस एक पैराग्राफ मोड में हो, यानी कि दैट कहने का मतलब है कि यदि आप क्लास 10 के सेट को देख ले तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा कि इन सारे वर्ड को पूरे पैराग्राफ के बीच में दिखाया जाता है, जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर लगाना क्या है। तो आपको बस ये याद रखना है कि गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कमेटी, कंपनी, पब्लिक, ज्यूरी, ये सारा वर्ड रहे तो इसे हम लोग सिंगुलर भी ट्रीट करते हैं और प्लूरल भी ट्रीट करते हैं। अब बारी आती है कि कैसे हम क्लासिफाई करेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यदि ये सिंगुलर के साथ बनेगा तो इसमें इट्स यूज होगा और यदि ये प्लूरल के साथ बनेगा तो ये देयर से बनेगा। एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पर, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इट्स है, दैट मीन कि यहाँ पे ज्यूरी को सिंगुलर फॉर्म में लिया गया है और उसके साथ यूज करेंगे वाज। नेक्स्ट दिया है द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि देयर लिखा है, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में शो हो रहा है और इसे जब हम लोग बनाएंगे तो हम लोग प्लूरल वर्ब वर यूज करेंगे। तो आपको इसे देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसके बाद आने वाले वर्ड्स इट्स और देयर को ध्यान रखना है। यदि इट्स है तो सिंगुलर लेंगे और यदि देयर है तो प्लूरल लेंगे। नेक्स्ट है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि यदि सेंटेंस में डिस्टेंस, टाइम, क्वांटिटी,
अमाउंट या वेट को शो करे तो भले ही ये प्लूरल फॉर्म में हो बट इसके साथ यूज आपको करना है सिंगुलर वर्ब। जैसे यहाँ पे लिखा है 40 माइल्स। अब हम क्या जान रहे हैं कि माइल्स प्लूरल फॉर्म में है, हम प्लूरल फील कर देंगे, बट नहीं नहीं नहीं, ये गलती नहीं करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये 40 माइल्स जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है, और जब डिस्टेंस शो कर रहा है दैट मीन कि यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। नेक्स्ट है 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ डैश गिवन टू मी। अब यहाँ पे 10 रुपीज़ दिख रहा है जो कि अमाउंट को शो कर रहा है, दैट मीन कि यहाँ पे भी आपको सिंगुलर ही यूज करना है। नेक्स्ट है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स जो कि टाइम को शो कर रहा है, तो ये भले ही प्लूरल फॉर्म में दिखे बट इसमें यूज हमेशा ही करना है सिंगुलर फॉर्म इज। नेक्स्ट रूल है कि यदि सेंटेंस में किसी कंट्री, पर्सन, बुक के नेम को शो करे तो उसे भी हम लोग सिंगुलर वर्ब के साथ ही बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखा है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डैश अ रिच कंट्री। तो हम देख पा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि एक कंट्री के नेम को शो कर रहा है, दैट मीन कि यहाँ पे हमें सिंगुलर वर्ब फील करना है इज। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि यदि सेंटेंस में ग्लासेस, शूज, पैंट्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टल्स, टॉन्ग्स, पजामा ये सारा वर्ड रहे तो इसे प्लूरल वर्ब में लेना है। अब बारी आती है कि ये सारे वर्ड्स जो हैं वो दिखते तो सिंगुलर है। अब अगर एक हम लोग चश्मा लेते हैं तो क्या चश्मा 2 दिखाई देता है? ना, वो तो एक ही दिखाई देता है। बट यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसे जो है वो काउंट हमेशा प्लूरल में किया जाता है। हाँ, यदि इसी के साथ पेयर की बात हो जाए ना, अ पेयर ऑफ ग्लासेस, पेयर ऑफ शूज, पैंट्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो यहाँ पे इसे सिंगुलर ट्रीट करना है। बट अदरवाइज यदि ये सारे वर्ड अकेले मिले तो इस जगह पे इसे प्लूरल वर्ब ही लेना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, माई सीजर्स डैश शार्प। तो सीजर्स जो कि वर्ड है और प्लूरल फॉर्म में शो करता है, दैट मीन कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब आर को फील करेंगे। तो अब बारी आती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो है एक्सरसाइज। और यहाँ पर एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप बहुत ही ध्यान से देखें कि ये कैसे बनता है, और ये सारे क्वेश्चन उन्हीं 10 रूल्स से बन जाएंगे जिससे अभी हम लोगों ने किया। अब यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यू एंड आई डैश गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एंड लगा है जो कि 2 सिंगुलर नाउन को जोड़ रहा है और दोनों ही अलग अलग है। तो इसके साथ हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? एम और आर में से तो हम यूज करेंगे आर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द सन्स ऑफ लता डैश वेरी इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑफ जो कि प्रीपोजिशन है, और ये इस समय हम लोग क्या देखेंगे तो इसके पहले आने वाले नाउन को जो कि क्या है, सन्स, यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ भी प्लूरल वर्ब यूज होगा आर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है सिप आफ्टर सिप। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जब भी प्रीपोजिशन हमें मिले वर्ड के बीच में तो हम लोग उससे पहले आने वाले नाउन को देखते हैं। तो यहाँ पे पहले जो है वो सिप आ रहा है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, दैट मीन कि यहाँ पे भी हम सिंगुलर यूज करेंगे वाच। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर ट्राउजर्स। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ट्राउजर्स जो कि हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में पाया जाता है यदि ये अ पेयर ऑफ के साथ ना बन रहा हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा है योर ट्राउजर्स डैश वेरी लूज, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मेन। तो हमने क्या पढ़ रखा है कि जब भी कोई वर्ड या कोई नाउन एंड के माध्यम से जुड़े और वो सेम मीनिंग को दे, टाइम एंड टाइड जो सेम मीनिंग दे रहा है, तो इस कंडीशन पे हम लोग सिंगुलर वर्ब अप्लाई करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वेट्स। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। तो आप लोगों ने देखा कि आज बड़े ही आसान ढंग से हमने 10 रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को किया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा रूल नंबर 11 से आगे, और वो भी बहुत ही इजी वे में हम लोग जानेंगे। तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।